बहुत जगह ये जो डायबिटीज का एक बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है कि आप हमारे पास आओ, हम 10 दिन में ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ प्रोग्राम रन करेंगे। डिसिप्लिन लोगों के पास नहीं है। लोगों को शॉर्टकट चाहिए। अब शॉर्टकट तुमको जो चाहिए वो देने के लिए मार्केट है। तो फंसने वाला और फंसाने वाला दोनों है, लेकिन ज्यादा गलती किसकी है? जो फंसने को इच्छुक है। सही बात है, उसकी इच्छा है कि मुझे कोई फंसाओ आके। अभी हमारी लाइफस्टाइल क्या है? सुबह उठने से रात को सोने तक लोग खाते ही रहते हैं। हमारे सेल्स और हमारा शरीर जो है वो भूखा रहने के लिए बना है, ज्यादा खाने के लिए नहीं बना है। अच्छा। इसलिए दुनिया में जितने लोग आज भूखा रहने से मरते हैं उससे 100 गुना ज्यादा लोग ज्यादा खाने से या गलत खाने से मरते हैं। कोई लोग बोलते हैं दूध पूरा बंद करो। 70% लोग या 80% लोग भारत में दूध तो पीते ही है। दूध पीते हैं तो हमारे रेसलर्स, कोल्हापुर, सातारा वाले सभी को डायबिटीज होना चाहिए ना। डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित हे वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वत्र बहुचर्चित असे नाव आहे. अबाल वृद्ध असलेल्या सर्व वयोगटात आजकाल मधुमेह हा आजार दिसून येतो. यावर डॉक्टर जयवी दीक्षित यांनी विशेष नियम व नियंत्रण शैलींचा उपचार शोधून देशात लोकप्रियता संपादन केली आहे. पुणे येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ते प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. 3 दशकावर त्यांचा प्राध्यापक म्हणून शिकवण्याचा अनुभव असून त्यांनी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. तसेच डॉक्टर दीक्षित यांना 3 राष्ट्रीय आणि 5 राज्यस्तरीय विशेष गौरव पुरस्कार लाभले आहेत. श्रोत्यांच्या खास आग्रहाने आम्ही त्यांना व्हॉट स्टुडिओच्या विशेष पॉडकास्टमध्ये आमंत्रित केले आहे. चला तर जाणून घेऊया आपल्या आयुष्याची विशेष काळजी घेणाऱ्या डॉक्टर जगन्नाथजी दीक्षित यांना. सर, भारत में डायबिटीज सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी मानी जाती है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये बीमारी क्या है और ये कैसे विकसित होती है, और डायबिटीज में टाइप 1 और टाइप 2 इसमें क्या अंतर होता है? तो देखिए कि टाइप 1 और टाइप 2 एक हमारे डायबिटीज को समझने में जो गलती हो गई है। मतलब जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जिस प्रकार से चलता है, तो कैसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि डायबिटीज, अगर मैंने आपको पूछा डायबिटीज क्या है तो आप क्या कहोगे कि मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया तो मुझे डायबिटीज। तो एक्चुअली ये बीमारी इंसुलिन नाम के हार्मोन की है। ओके। अगर आपके शरीर में इंसुलिन बना ही नहीं तो आपको टाइप 1 डायबिटीज होता है। अच्छा। और आपके शरीर में इंसुलिन बहुत ज्यादा बना लेकिन वो काम का नहीं है, इनइफेक्टिव है, तो आपको हो जाएगा टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा। तो जिनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है उनको जिंदगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो वो टाइप 1 के मरीज हो गए। और जो लाइफस्टाइल की वजह से जिनका इंसुलिन बढ़ते बढ़ते ऐसी स्टेज आ गई कि वो उनका शुगर बढ़ गया, तो वो टाइप 2 डायबिटीज। तो दोनों में ये डिफरेंस है मेन। यानी टाइप 2 पर आपका जो दीक्षित डाइट है और ये जो आपका जो प्रोग्राम है, तो उससे हम अच्छी तरह से हल निकाल सकते हैं। डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए कि आप दीक्षित डाइट कह रहे हो लेकिन मैं उसको दीक्षित लाइफस्टाइल कहता हूँ। अच्छा, ओके। डाइट थोड़ा निगेटिव वर्ड है कि इसमें ये मत खाओ वो मत खाओ, बहुत रेस्ट्रिक्शंस। ऐसा मेरे लाइफस्टाइल में कुछ भी नहीं है। मेरा लाइफस्टाइल में है कि 2 बार खाना खाओ, मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर कंट्रोल है। ओके। क्या खाओ उसका भी एक सीक्वेंस बताते हैं हम लोग, लेकिन आमतौर पर सब चीजें आप खा सकते हो। ओके। अब डायबिटीज वाला तो मीठा नहीं खाएगा और फल नहीं खाएगा, लेकिन बाकी सब खाने को उसको उसमें ये परमिशन है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपने किताब में पढ़ा तो आपको पता चलेगा कि सबने कहा है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि आपकी जो जीवन शैली है वो बिगड़ी हुई है। मतलब क्या बिगड़ा है आपका? तो खाना आपको बहुत बार मिलता है, खाना अवेलेबल है, राइट। दूसरा आपका एक्सरसाइज जो है वो पूरा ऑलमोस्ट बंद ही है। पहले जमाने में ऐसा था कि मैं हमेशा मेरा एग्जांपल देता हूँ कि 1981 में जब छत्रपति संभाजी में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली तो 100 की एडमिशन थी हमारी। सिर्फ 2 बच्चों के पास स्कूटर थी, तो बाकी सब लोग या तो साइकिल पे आते थे या पैदल आते थे। सिर्फ 2 बच्चे। आज जब मैं बीजे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो 250 के एडमिशन है
तो मुझे यकीन है कि जो बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं उनके भी पास 2 व्हीलर है। 2 व्हीलर है कुछ। तो लोगों का चलना बंद हो गया, एक्सरसाइज बंद हो गई, और खाना तो क्या इतना अवेलेबल हो गया है। वो भी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे कॉलेज कैंपस में उस जमाने में एक ही होटल था, तो वहाँ पे चाय मिलता था। आज वहाँ पे 27 होटल है। तो आपको वड़ा पाव भी मिलेगा, पिज्जा भी मिलेगा, मैगी भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो क्या फिर खाना अवेलेबल भी है, और डेवलपमेंट होने की वजह से लोगों के पास पैसा भी आ गया। सो इसीलिए जो हमारे मेरे जो दादा थे, परदादा थे, तो उनके जमाने में डायबिटीज बहुत कम था। अगर 1947 की बात करेंगे तो लगभग 1% के करीब था। आज 11.5% है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं जेनेटिक है, माँ बाप की वजह से हो गया, ऐसे बहुत लोग कहते हैं ना। लेकिन अगर जेनेटिक होता तो अपने जीन के इतने खराब हो गए 70-80 साल में कि लोगों को डायबिटीज इतना 10 टाइम्स बढ़ गया कि नहीं है। लेकिन क्या होता है कि फैमिली आपको क्या देता है, सिर्फ जीन्स नहीं देते हैं। आपकी माता पिता आपको क्या देते हैं, तो लाइफस्टाइल देते हैं कि बच्चा सुबह उठने के बाद दूध पिएगा, कॉफी पिएगा, चाय पिएगा, उसके साथ क्या खाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? घर वाले लोग डिसाइड करते हैं। सही बात है। बाद में हम कहते हैं कि नहीं मेरे माँ को है, पिताजी को है। तो वो जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक और एनवायरनमेंट दोनों मिलके कोई भी बीमारी होती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक 100% जेनेटिक है या 100% एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज का है? तो कोई बीमारी ऐसी है कि जो जेनेटिक है, मतलब कि उनमें ज्यादा रोल जीन्स का है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जिनमें एनवायरनमेंट का रोल ज्यादा है। ओके। अब ज्यादा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपका कैलोरी का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस हो जाता है। जैसे बैंक में पैसे रखे, निकाले ही नहीं, तो एफडी किया तो उसके पैसे तो बढ़ते जाएंगे। वैसे ही पेट में चर्बी बढ़ती है, वैसे ही वजन बढ़ता है। लेकिन सर ये कौन से भी उम्र में शुरू हो जाता है डायबिटीज टाइप 2? आमतौर पर कैसा है कि हम पहले जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम ऐसा सुनने में आता था हमारे कि 50 के बाद होता है डायबिटीज। ओके। अभी जो मैं देखता हूँ मेरे सेंटर्स के ऊपर जो बच्चे आते हैं, तो मैं देखा हूँ कि 15-16 साल के बच्चों को भी टाइप 2 डायबिटीज है। तो ये जो एज का है वो नीचे नीचे आ रहा है बहुत। तो हम तो अभी कहते हैं कि अगर आपकी एज 20 साल भी हो तो भी आपको साल में एक बार आपका HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करना चाहिए। 20 साल से ही? हाँ, 20 साल से। क्योंकि 11.5% लोगों को डायबिटीज है। 20 साल से ज्यादा एज वाले 11.5% लोगों को डायबिटीज है। 15% लोगों को प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज। ओके। तो मतलब डायबिटीज होने के पहले की जो अवस्था है उसको कहते हैं प्री डायबिटीज। अच्छा। अब ये कैसे डायग्नोस होता है? तो इसको 3 तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। एक तो है कि ब्लड शुगर। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 101 से लेके 125 तक है, तो आप हम कहते हैं कि आप प्री डायबिटिक हो। फास्टिंग यानी सुबह का? हाँ। जहाँ कुछ खाया नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पेट। और खाना खाने के बाद अगर आपका 141 से लेके 199 तक है तो आप प्री डायबिटिक हो। ये हुआ शुगर के हिसाब से। आमतौर पर लोग शुगर करते हैं। दूसरा टेस्ट है HbA1c, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, आपको 3 महीने का एवरेज बताता है आपका। क्योंकि ये कैसा है फास्टिंग, और हमारे लोग क्या है कि हम डायग्नोस होने को डरने वाले लोग हैं। सही बात। तो अगर आपको बोला मैंने कल ब्लड शुगर करो, तो आप तो आज मीठा नहीं खाओगे, कम खाओगे, भाग के भी आओगे। सही बात है। कल ब्लड शुगर नॉर्मल, फिर साल भर रसगुल्ला खाओ। तो इसलिए HbA1c अगर करेंगे तो 3 महीने का एवरेज मिलता है। ओके। तो उसमें 7 दिन पहले वो तिरुपति के लड्डू भी खाए तो उसमें उसमें चीटिंग नहीं हो सकती। अच्छा। तो वो 5.6 तक नॉर्मल होता है। 5.7 to 6.4 जिसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। और 6.5 या उसके ऊपर गया तो कहते हैं डायबिटीज। तो ये दूसरा तरीका हो गया। पहला मैंने ब्लड शुगर का बताया, दूसरा HbA1c का। तीसरा जो है जिसके ऊपर ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देते लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फास्टिंग इंसुलिन। फास्टिंग इंसुलिन, तो इंसुलिन जो हार्मोन हमारे शरीर में बनता है उसकी लेवल जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि डायबिटीज होने से कई साल पहले आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ती है। ये टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर ये लेवल 10 तक है तो आप नॉर्मल हो, 10 के ऊपर गए तो उसको प्री डायबिटिक कहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी डॉक्टर आपको फास्टिंग इंसुलिन करने के लिए नहीं कहता है। लोग आपको क्या बोलते हैं, फास्टिंग शुगर करो। और फास्टिंग शुगर में तो हम चीटिंग कर लेते हैं। तो फास्टिंग इंसुलिन कैसा है कि अभी अगर किसी का 15 है, 16 है, 20 है, इसका मतलब वो अगले 3, 4, 5 साल में उसको डायबिटीज पक्का होने वाला है। क्योंकि उसका इंसुलिन बढ़ा है तो इसका शुगर कंट्रोल में है अभी। क्योंकि ये बैलेंस है, शुगर और इंसुलिन का बैलेंस है।
अब शुगर कम रखने के लिए मतलब वो HbA1c 5.6 तक रखने के लिए इंसुलिन बढ़ते जाएगा, सही बात है। बट एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो कंट्रोल छूट जाएगा, फिर ये प्री डायबिटिक लेवल पे जाएगा। और फिर इस प्रकार से अगर इंसुलिन टेस्ट करेंगे तो बहुत सारे लोगों को हम पहले पकड़ सकते हैं कि ये प्री डायबिटिक है। और अगर उन्होंने ये दीक्षित लाइफस्टाइल की तो 3-4 महीने में वो नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। ओके सर, ये दीक्षित लाइफस्टाइल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए ना। दीक्षित लाइफस्टाइल का जो सिद्धांत है वो ये है कि आपके शरीर में जब इंसुलिन की लेवल बढ़ती है ओके तो आपको पहले मोटापा आता है, वजन बढ़ता है, चर्बी आती है पेट में वगैरह। दूसरे बाद आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज होता है। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ, अब ये इंसुलिन जो है ये हमारे पैंक्रियास नाम की एक ग्रंथि होती है, राइट। उसमें बीटा सेल्स होते हैं, बीटा टाइप के पेशी या कोशिकाएं, ओके उसमें से इंसुलिन बनता है। ओके अब ये इंसुलिन हमारे शरीर में बनने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जिसको हम बोलते हैं कि बेसलाइन सिक्रीशन। ओके। उसका मतलब ये है कि 24 घंटे आपके पैंक्रियास में से थोड़ा थोड़ा इंसुलिन निकलते रहता है 24 अच्छा, घंटे। 24 घंटे कंटिन्यूअस। हाँ, और वो अमाउंट है 18 से 32 यूनिट, दिन में 18 से 32 यूनिट इंसुलिन बनता है। ओके ओके। अब इसकी विशेषता ये है कि ये आपके नियंत्रण में नहीं है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो निर्माण होते रहेगा, वो जिंदा रहने के लिए आपको आवश्यक है। अच्छा, तो ये एक तरीका हो गया बेसलाइन से। राइट। दूसरा तरीका ये है कि जब भी कुछ खाते हैं इंसुलिन बनता है। ओके। अब अपेक्षा ऐसी होती है, एक्सपेक्टेशन, कि जितना इंसुलिन दिन में आपको लगता है उसका 50% बेसलाइन से आना चाहिए, 50% आपने खाना खाने से बनाना चाहिए। ओके। 18 से 32 यूनिट बेसलाइन है तो 18 से 32 यूनिट खाना खाने से बनना चाहिए। ओके। अब जो इंसुलिन खाना खाने से बनता है इसकी 3 विशेषता है। ओके। पहली विशेषता यह है कि जब भी कुछ आप खाते हो तो एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाते हो, और ये विशिष्ट मात्रा हर एक की अलग अलग है। मतलब आप अगर खाना खाने के बाद 10 यूनिट बनाओगे तो मैं हो सकता है 5 यूनिट बनाऊंगा, कोई और दूसरा है 15 यूनिट बनाएगा, कोई 7 यूनिट बनाएगा, अलग अलग है। अच्छा। दूसरी विशेषता यह है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मैंने 1 चपाती खाने को दी उसको तो वो 10 यूनिट इंसुलिन उसने बनाया। ओके। अगर उसको बाद में मैंने 2 चपाती दी या 3 चपाती दी तो भी वो 10 ही यूनिट बनाता है। खाने के क्वांटिटी के हिसाब से वो नहीं बनता, डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा। जैसे हमारा कभी ये होता है ना, डिस्पेंसर होता है किसी चीज का, कि उसका नॉब दबाएंगे तो एक विशिष्ट मात्रा में आपको मिलता है, उसी तरह से होता है। ओके ओके। तो ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता ये है कि इंसुलिन निर्मित एक साइक्लिकल प्रोसेस है। पहला पीक आता है 10 मिनट में, दूसरा पीक आता है 55 मिनट में, और वो 3.5 घंटे में बेसलाइन पे चला जाता है। ओके ओके। अब इसका इंपॉर्टेंस लाइफस्टाइल समझने में है, इसलिए बताता हूँ कि जब भी शरीर में कोई भी एखादा सब्सटेंस तैयार होता है, निर्माण होता है, जैसे इंसुलिन निर्माण होगा, तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है। राइट। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल एक बार आपने इंसुलिन बना लिया तो फिर अगर बनाना है आपको तो रॉ मटेरियल जमा करना पड़ता है। सही बात। अब वो जमा करने के लिए कुछ टाइम लगता है। ओके। अब वो टाइम लगभग 55 मिनट का है। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 55 मिनट में आपने खाना खत्म किया तो इंसुलिन एक बार बनेगा, लेकिन 55 के आगे गए आप तो इंसुलिन और एक बार बनेगा। अच्छा अच्छा। ओके। तो ये हुआ इंसुलिन सिक्रीशन के बारे में। ओके। अब इंसुलिन से ये मैं सिद्धांत जो बताया मैंने आपको, वो किस तरह से काम करता है। अब इंसुलिन का कार्य मैंने बताया कि जो खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी खाते हैं हम लोग, मतलब आइटम 10, 20, 50 खाएंगे लेकिन खाते तो 3 ही चीजें। और इसका कन्वर्शन क्या होता है कि ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड, 3 में कन्वर्शन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का ऐसा कन्वर्शन होता है। अब इंसुलिन का काम क्या है कि इन 3 एंड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना इंसुलिन का काम है। अच्छा। तो इंसुलिन ये कॉन्जर्विंग हार्मोन है, ये ऊर्जा संभालने वाला, बचा के रखने वाला हार्मोन है हमेशा। ओके। अब हमारे शरीर में जितने कोशिकाएं हैं, करोड़ों है, और हर कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। सही। अब पूरे कोशिकाओं की अगर हमने टोटल की ऊर्जा की तो हमारी ऊर्जा की जरूरत बन जाती है। तो हम कहते हैं कि आमतौर पर हमको 2000 कैलोरीज ऊर्जा लगती है आमतौर पर। अभी किसी का वजन ज्यादा है, कोई ज्यादा मैनुअल वर्क करता है तो उसको ज्यादा लगेगा, आमतौर पर 2000 कैलोरीज लगता है। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है शरीर को? तो 2 फ्यूल हमारे पास है, जिसको कहते हैं कि 2 लेजिटिमेट फ्यूल, जिसको हम जला सकते हैं। जैसे आपकी गाड़ी सीएनजी पे चलती है, पेट्रोल पे चलती है, या कोई डीजल है या और कुछ, उसी तरह से 2 फ्यूल है हमारे पास जलाने के लिए। एक है ग्लूकोज। 1 ग्राम ग्लूकोज जलाया तो 4 कैलोरी मिलता है। ओके। दूसरा है फ्यूल फैटी एसिड, यानी कि चर्बी। अगर 1 ग्राम फैटी एसिड जलाया तो 9 कैलोरी मिलती है। अच्छा। तो मतलब क्या है कि फैटी एसिड जलाने में फायदा ये है कि ग्राम बाय ग्राम कंपेयर करेंगे तो 2.25 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। राइट। तो अगर कोई भी होशियार कोशिका है
या कोई व्यक्ति भी है तो क्या जलाएगा, वो फैटी एसिड फैटी जलाएगा। एसिड जलाएगा। उसी तरह से सब कोशिकाओं को फैटी एसिड जलाने में मजा आता है। उनके लिए नेचुरल है फैटी एसिड जलाना। ओके ओके। इसको एक्सेप्शन है ब्रेन सेल्स का। अच्छा। उनको फैटी एसिड अच्छा नहीं लगता, उनको ग्लूकोज अच्छा लगता है। ओके ओके। तो इसलिए 70-80% ग्लूकोज ब्रेन के सेल यूज कर लेते हैं शरीर में। ओके। अब 2 फ्यूल है लेकिन उसमें प्रायोरिटी भी है कि पहले कौन सा यूज करना, बाद में कौन सा यूज करना। ओके। और ये प्रायोरिटी बहुत सिंपल है, मतलब जैसे कि अगर मैंने आपको 2 पैकेट दिए, एक पैकेट में मैंने आपको नमकीन दिया ओके। और एक पैकेट में आपको मैंने पेड़ा दिया, तो इसमें से कौन सा पहले खत्म करना पड़ेगा आपको? पेड़ा। पेड़ा क्यों? क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको 24 या 48 घंटे में खाना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। राइट। तो जो स्टोर नहीं कर सकते उसको पहले इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ओके। इसलिए ग्लूकोज का अनलिमिटेड स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए पहले ग्लूकोज खत्म करना पड़ता है। ओके। बाद में आप फैटी एसिड तो कितना भी स्टोर कर सकते हैं शरीर में। अच्छा। इसलिए जब 2 फ्यूल अवेलेबल है तो शरीर पहले हमेशा ग्लूकोज जलाएगा ग्लूकोज जलाएगा और उसके बाद में फैटी एसिड को हाथ लगेगा। अच्छा 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 अच्छा। अब आपको लगेगा कि आपका खाना खाया हो गया तो खून में आपके ग्लूकोज आ गया। अब ये खून पूरे शरीर में संचार करेगा तो हर कोशिका के पास जाएगा। सही बात। अब क्या होना चाहिए कि खून में ग्लूकोज है वो सेल में जाना चाहिए या कोशिका में, तो उसने यूज करना चाहिए। लेकिन इसमें एक अड़चन ये है कि हर सेल के ऊपर एक ताला लगा हुआ है। ताला लगा। ताला, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं। अच्छा। हर सेल के ऊपर वो ताला है, इंसुलिन रिसेप्टर। ओके। तो कैसा है कि जब तक ये ताला नहीं खुलेगा तो वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकते। जैसे आपके स्टूडियो में मुझे आना है तो मुझे किसी जगह आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, कहीं फेस रिकग्निशन है, कुछ तो उसी प्रकार से सेल के ऊपर ये रिसेप्टर है। अच्छा। जो ताला जिसको कहेंगे हम सिंपल लैंग्वेज। तो इंसुलिन वो चाबी है जो ये ताले को खोलेगी। अच्छा 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 अच्छा। और वो ओपन करने के बाद ग्लूकोज सेल में चला जाएगा। यानी इंसुलिन रिसेप्टर और इंसुलिन जो की ताला और चाबी, ऐसे उनका रिलेशन। उसके बाद ग्लूकोज। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि आपके खून में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है लेकिन इंसुलिन नहीं है, तो वो ग्लूकोज सेल में नहीं जा सकता। अभी इंसुलिन का ही पहला काम है कि ग्लूकोज सेल में पहुंचाना, रिसेप्टर के ताले खोलने का। अब सेल्स का उनकी रिक्वायरमेंट हो गई, वो सेटिस्फाई हो गए, लेकिन आपके खून में और ग्लूकोज है। क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं भारत में? चपाती, चावल, फ्रूट, स्वीट्स खाते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते ही रहते हैं हम। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, 80-85% कार्बोहाइड्रेट है। अब 85% कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो खून में ग्लूकोज की बाढ़ आती है खाना खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है, जो एंड प्रोडक्ट मैंने बताया। अच्छा, ओके। तो अब वो ग्लूकोज इतनी ज्यादा है कि आपके सेल की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, लेकिन और ग्लूकोज बाकी है, उसका क्या करेंगे? फिर इंसुलिन क्या करता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन नाम के पदार्थ में करता है। ओके। ग्लाइकोजन क्या होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इकट्ठा आके ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है। अब वो आपके लिवर में और मसल्स में उसको स्टोर करते हैं, इस ग्लाइकोजन को। ओके ओके। अब ग्लाइकोजन का मतलब मैंने कहा कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। अब वो लिवर में स्टोर करना है, मसल में स्टोर करना है, तो ये 5 किलो 10 किलो नहीं कर सकते, उसको लिमिट है। तो एडल्ट में हम बोलते हैं कि लिवर में 100 ग्राम और आपके मसल्स में 400 ग्राम स्टोर कर सकते। 400 ग्राम। अब 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 कैलोरी मिलता है, तो 100 ग्राम ग्लाइकोजन से आपको 400 कैलोरी मिलेगा। अब इसका मकसद क्या है कि नेचर ने प्रोविजन क्यों की कि आपके मसल में ग्लाइकोजन रखा? क्या अगर आपके पीछे कुत्ता लग गया खाना रास्ते पर तो आप क्या करोगे? दौड़ोगे, भागोगे, या कुछ लोग है पत्थर उठा के मारने को जाए। मतलब तो हमारा रिस्पॉन्स, अगर कोई मुसीबत आती है तो 2 टाइप का रिस्पॉन्स होता है, फाइट और फ्लाइट। राइट। एक तो भाग जाओ, नहीं तो लड़ो। अब दोनों के लिए आपको मसल्स में पावर होना जरूरी है। अच्छा। ये तो नहीं कह सकते कुत्ते को कि मैं कॉफी पी के आऊंगा फिर भागता, क्योंकि वो तब तक तो काट जाएगा आपको। सही बात है। तो उस समय आपके मसल में इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होना जरूरी है कि बगैर कुछ खाके तो वो ग्लाइकोजन वो काम करता है। वो इमरजेंसी के लिए रखा है ऑलवेज। वो तो ग्लूकोज रिलीज होके फिर आपको, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि पैर में जो ग्लाइकोजन है मसल्स में, वो वहीं इस्तेमाल हो सकता है लोकली, वो हाथ में नहीं यूज हो सकता। क्योंकि भागने का है तो आपको पैर में चाहिए ना, और मारा अगर फाइटिंग करना है तो हाथ में चाहिए, तो इसलिए वो लोकल यूज होता है। और लिवर में ग्लाइकोजन किस लिए है कि आपका समझो 9-10 बजे खाने का टाइम है, खाना ही नहीं मिला, 5 बज गए, 6 बज गए, 8 बज गए रात के, अब आप खाओगे नहीं, लेकिन आपका हार्ट काम करेगा, ब्रेन काम करेगा, उनको एनर्जी चाहिए। तो ऐसे हालात में शरीर क्या करेगा, वो ग्लाइकोजन बाहर निकाल के उसको ब्रेक डाउन करके 400 कैलोरी एनर्जी आपको देगा। राइट। तो ये इंसुलिन का दूसरा कार्य है। अब तीसरा कार्य बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि इंसुलिन, अब ये 2 कार्य होने के बाद भी और ग्लूकोज अगर बाकी है, वो हमेशा होता ही है, हम इतना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो इंसुलिन वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन फैटी एसिड में करता है और उसको चर्बी के रूप में स्टोर करता है। फैट्स,
चर्बी। मतलब आपको समझ में क्या बात आई कि आपको मोटा होने के लिए, वजन बढ़ने के लिए घी खाने की जरूरत नहीं है। और चपाती खा के भी आप मोटा हो सकते हैं। तो जो सिद्धांत मैंने कहा कि इंसुलिन बढ़ने से आप मोटा हो जाते हो, यहाँ तक हम लोग आ गए। अच्छा, इंसुलिन बढ़ने से आप मोटा, क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्जन फैट में करेगा। सही बात है। तो वहां तक आ गए। अभी दूसरी जो दो बातें हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज, उसको समझ लेते हैं। अब वो समझने के लिए हमको इंसान के इतिहास में जाना पड़ेगा। अच्छा। तो हम लोग जब दुनिया में आए तो हम लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, जैसे बाकी के जानवर रहते। अब कितने साल रहे हम जंगल में? 6 लाख साल जंगल में गुजारे हम। 6 लाख साल। अब 6 लाख साल बहुत बड़ा पीरियड है। बहुत। 10,000 साल अभी हम जंगल से बाहर हैं। अब 10,000 साल और 6 लाख साल बहुत। तो हमारे संस्कार कौन से हैं? जंगली जानवर। ओके। अब 10,000 साल में 6-7 हजार साल हमको खेती करना आता है। मतलब ये चपाती, राइस, इडली वगैरह सब, ये 7,000 साल की बात है। अच्छा, ओके। अब जंगल में क्या खाते थे हम लोग? हमको कुछ आता ही नहीं था दूसरा, तो दूसरे जानवर को मारो और खाओ। ये बाकी जानवर जो करते हैं हम वही करते थे ना, दूसरा हमको आता नहीं था कुछ। अब जानवर को मार के खाना है तो भागना पड़ता है। सिर्फ भाग के उससे तेज भागना पड़ेगा, उतना ही नहीं, अगर वो उसको मारने के बाद भी पीछे से अगर शेर आ गए तो छोड़ के भागना पड़ेगा। तो खाना इतना आसान नहीं था, खाना मिलना मुश्किल था। अगर आज खाने को मिला, अगला खाना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद मिलता था। कभी मिलता भी नहीं था, लोग भूखे मरते थे। तो इसलिए हमारा साइकिल क्या था? फिजियोलॉजिकल साइकिल, फीस्टिंग और फास्टिंग। फीस्टिंग मतलब जब खाना मिले पेट भर खा लो। 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है ना, 4000 कैलोरीज खाओ। राइट। तो इंसुलिन क्या करेगा फिर? उसका पहला काम क्या था कि एक्स्ट्रा कैलोरीज का कन्वर्जन फैट में करेगा और शरीर में स्टोर करेगा। स्टोर करके जब बाद में 8 दिन खाने को नहीं मिलेगा तो उसको जलाएगा। इसी तरह से चलता था हमारा। अच्छा। तो हमारे सेल्स और हमारा शरीर जो है वो भूखा रहने के लिए बना है, ज्यादा खाने के लिए नहीं बना है। अच्छा। इसलिए दुनिया में जितने लोग आज भूखा रहने से मरते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा लोग ज्यादा खाने से या गलत खाने से मरते हैं। ओह, अच्छा। तो अगर इंसुलिन खाना खाने के बाद आता है और खाना 8, 10, 15, 20 दिन के बाद होता है, मालूम नहीं कब होगा। ओके। तो इंसुलिन ये सेल के लिए मेहमान है, बराबर है। हाँ, सही बात। 15-20 दिन के बाद आएगा। तो मेहमान से हमारी उम्मीद क्या है कि भैया आजा, काम खत्म हुआ तेरा, निकल जा। तो अभी हमारी लाइफस्टाइल क्या है? सुबह उठने से रात को सोने तक लोग खाते ही रहते। चाय पियेंगे शक्कर डाल के सुबह, फिर क्या, कोई नाश्ता करेंगे, कोई एप्पल खाएगा, कोई कुछ भी, हेल्दी अनहेल्दी कुछ भी खाएगा। मंदिर दिखा प्रसाद खाएंगे। मतलब कोई उसको लिमिट ही नहीं है। कितनी बार खाएंगे? घर पे गए तो चाय, कॉफी होता है। चाय नहीं पिला तो बुरा भी लगता है। राइट। तो अगर आपका दुकान है, कुछ शॉप है, तो आप 10, 15, 20 बार चाय पियोगे। कल्चर में ही हमारे वो घुस गया है। और दूसरा है कि हमने आपको खाने के लिए पूछा, आपने खाया नहीं हमारे पास, वो बुरा भी मान जाते हैं। तो ऐसे 15 बार अगर खाओगे, अब मैंने क्या कहा आपको कि कम खाओ ज्यादा खाओ, इंसुलिन उतना ही बनेगा। अब 5 यूनिट का आपका अगर एक बार आता है इंसुलिन, अब 15 बार खाओगे तो 75 यूनिट आ गए। लगता कितना है आपको? 18 से 32। अब बाकी का तो 40-45 यूनिट है। अच्छा। वो तो खून में है। अब वो मेहमान है, जाता ही नहीं। अब मेहमान को उस समय हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगली बार जब मेहमान फोन करते हैं, मैं आऊंगा, बोलते हैं मत आ भैया, मैं जा रहा हूँ दूसरे का। ये रेजिस्टेंस है ना हमारा। उसी प्रकार से सेल इंसुलिन को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं उसका। राइट। कैसे करते हैं विरोध? तो अपना शेप बदलते हैं। तो शेप बदलने से क्या होता है? ताले का शेप, रिसेप्टर का शेप बदलता है। अच्छा। सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, एक ताला है, उसके बाद 10 बार अपने हथौड़ा मारा तो क्या होता है? शेप बदलता है। तो उसको चाबी अभी बैठेगी नहीं। ओके। अभी ये कुछ आदमी खाएगा, इंसुलिन आएगा खून में, ग्लूकोज डाइजेशन के बाद आएगा। लेकिन अभी वो जब इंसुलिन रिसेप्टर को खोलने की कोशिश करेगा तो वो ताला खुलेगा नहीं, तो ग्लूकोज सेल को नहीं मिलेगा। फिर सेल का मैसेज ब्रेन को जाता है कि हमको खाना नहीं मिल रहा है। तो ब्रेन फिर देखता है खून में और बोलता है इतना सारा ग्लूकोज है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है? ओके। तो शायद मेरी चाबियां कम है या मेरी चाबियां अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। ये उसका कंक्लूजन है। सही है। अब उस कंक्लूजन के आधार पर ब्रेन क्या बोलता है? ठीक है, इसका 5 यूनिट से काम नहीं हो रहा शायद, तो इसको बढ़ा के 10 यूनिट करते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो ये जो व्यक्ति हर बार खाने के बाद 5 यूनिट बनाता था, अभी 10-10 यूनिट बनाएगा। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस निर्माण होना। मतलब जो काम 5 में होता था वो 10 यूनिट इंसुलिन में हो रहा है अभी। तो ऐसे फिर थोड़ा 2-3 महीने काम चलेगा, ज्यादा इंसुलिन की वजह से थोड़ा सा ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा, फिर और ताले बिगड़ते और रेजिस्टेंस खराब होगा, फिर 10 का 15, 15 का 20, 20 का 25, 25 का 30। ऐसे करते करते एक हालत ऐसी आ जाती है कि खून में बहुत सारा इंसुलिन है, बहुत सारा ग्लूकोज है, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया, ताले इतने बिगड़ गए कि ग्लूकोज सेल में
नहीं जाता है। ओके। और चूंकि खून में इतना सारा ग्लूकोज है, तो दूसरा जो लेजिटिमेट फ्यूल है वो है फैटी एसिड। वो भी खून में है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ग्लूकोज है। राइट। तो अभी दो फ्यूल जो है वो दोनों यूज नहीं हो सकते, ग्लूकोज भी नहीं, फैटी एसिड भी नहीं। तो फिर शरीर क्या करता है कि उसके पास कोई चारा नहीं, फिर वो अमाइनो एसिड की तरफ जाता है। ओके। एनर्जी के लिए अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन कहाँ होता है? मसल्स। ओके। तो प्रोटीन का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए करना मतलब घर गिरवी रखना। अच्छा, घर गिरवी रखना। कि कोई अपने ऐसा तो नहीं करेगा ना कि घर गिरवी रखेगा खुशी से। तो उसको कोई पास चारा नहीं तो करता है फिर तो करता है। तो जब आपका शरीर ऊर्जा के लिए प्रोटीन इस्तेमाल करेगा तो मसल लॉस, वेट लॉस, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो सुबह शुगर आपकी 300, खाना खाने के बाद 400, HbA1c 8, 10, 12 ऐसा कोई रिपोर्ट आता है। फिर हम आपको टाइप 2 का लेवल लगाते हैं, मरीज लगा रहे हैं। तो आपको समझ में क्या आ गई बात कि वजन बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज एक ही हाईवे के ऊपर के माइलस्टोन्स है। ओके। और इसके पीछे ट्रिगर क्या है? इंसुलिन लेवल बढ़ना, राइट। ये इसका कारण है। अब मैंने कारण बता दिया है कि आपका इंसुलिन बढ़ने से प्रॉब्लम हो गया, तो सॉल्यूशन क्या होगा? इंसुलिन लेवल कम करो। अब इंसुलिन लेवल कम करना है तो आपको मालूम है बनता कैसे? हाँ, ये मैंने आपको समझाया कैसे बनता है। हाँ। तो उसमें बेसलाइन सिक्रेशन को कुछ कर सकते हैं क्या आप? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ कंट्रोल भी नहीं। लेकिन जो खाना खाने से बनता है उसके ऊपर आपका नियंत्रण कंट्रोल है, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कल से? अभी कम खाएंगे या कम बार खाएंगे? ओके। कम खाओ ज्यादा खाओ, इंसुलिन उतने आने वाला है। इसलिए कम खाना सॉल्यूशन नहीं है, कम बार खाना ये सॉल्यूशन है। तो ये दीक्षित लाइफस्टाइल है कि जिसमें बोलते हैं कम बार खाओ। ओके, सुबह। तो क्या बोलते हैं हम उसमें? एडवाइस बहुत सिंपल है। पहली बात बोलते हैं कि कड़ी भूख लगने के 2 समय आइडेंटिफाई करो, उस समय खाना खाओ। ये पहली बात। ओके। अब 2 बार क्यों? कि आमतौर पर 2 बार कड़ी भूख लगती है। और इसका आधार अगर आप देखोगे, भगवान से क्या मांगता है आदमी? भगवान मुझे 2 वक्त की रोटी देना। किसी को सुना है कि 5 वक्त की रोटी दो? नहीं, 2 वक्त की रोटी लगती है। तो 2 बार भूख लगती है, 2 बार खाओ। दूसरा है कि 55 मिनट के अंदर खत्म करो। 55 मिनट खाओ ऐसे नहीं कहा है। बहुत सारे लोग उसमें गलतफहमी में आ जाते हैं। अच्छा, 55 मिनट के अंदर खाते हैं। मैं बोला 55 के अंदर खत्म करो, क्योंकि इंसुलिन एक ही बार बनाना है। राइट। 55 के आगे 2 बार बनेगा, इसलिए 20-25 जो भी टाइम लगता है उसमें खाओ। तीसरा बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट कम करो, प्रोटीन बढ़ाओ। कार्बोहाइड्रेट 80-85% खाते हो। अब उसके लिए एक सीक्वेंस हम लोग बोलते हैं। उसकी चौथी जो इसमें डाइट में बताते हैं वो ये है कि आप मीठा, अगर डायबिटीज नहीं भी है तो भी गुड़, शक्कर, शहद, शुगर सब्स्टिट्यूट जितना कम खाओगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अच्छा। दुनिया में दारू या सिगरेट से जितने, इसके एडिक्शन से जितने लोग नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग शुगर एडिक्शन से मरते हैं। शुगर इतना डेंजरस है कि उसका शरीर के लिए कोई यूज ही नहीं है एक्चुअली। तो नॉन डायबिटिक को तो थोड़ा खाओ, डायबिटिक है तो बिल्कुल मत खाओ। तो ये आहार के बारे में 4 बातें। राइट। उसके साथ एक्सरसाइज करने को कहा है इस लाइफस्टाइल में। वो क्या है? 4.5 किलोमीटर वॉकिंग करो। सिंपल है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई खास आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। साइकिल चलाओगे तो 12-15 किलोमीटर साइकिल चलाओ, वो 4.5 नहीं, 12-15 किलोमीटर। स्विमिंग करना है 45 मिनट स्विमिंग करो। सूर्य नमस्कार करना है तो 45 सूर्य नमस्कार करो। ओके। ऐसा कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपका 250-300 कैलोरीज बर्न होगा। तो इस प्रकार से ये लाइफस्टाइल आप कर सकते हैं। ओके, ये सर सबके लिए है, यानी सब? ये बहुत अच्छा सवाल आपने एज ग्रुप के लिए? तो ये है 3 टाइप के लोगों के लिए नहीं है ये लाइफस्टाइल। एक 18 साल से कम एज के बच्चे। ओके। लेकिन ये बच्चों की हालत क्या है आज? ICMR के रिपोर्ट के हिसाब से 12 साल के ऊपर के लगभग 12.5% बच्चे मोटे हैं। 12 साल से ऊपर। अब आप अगर जाओगे कोई भी बड़े मेट्रो में और रोड के ऊपर देखोगे तो बच्चे तो 17-18 साल के, 16 साल के बच्चे ऐसे हैं कि वजन 80 किलो, 82 किलो। पीछे से देखोगे तो पता नहीं चलता माँ कौन है बेटी कौन है। दोनों ने अगर पंजाबी ड्रेस पहना है तो क्योंकि माँ 75 किलो, बेटी 80 किलो की है। अब ये सब पेरेंट्स जब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर आपने हमारा वजन तो कम किया, इनका क्या करेंगे? तो मैंने बहुत पेडियाट्रिशियन से बात की। मैंने कहा इन्होंने कितनी बार खाना चाहिए, मतलब इनको क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा कि 4 बार खाए तो भी चलेगा, इनको 10 बार खाने की जरूरत नहीं है, 4 बार खाएंगे तो ठीक है। तो इसलिए हमने बच्चों के लिए एक प्रोग्राम चालू किया। अच्छा। कि 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम। तो स्कूल्स में उसके लेक्चर देते हैं। अच्छा। तो हम उनको 4 एडवाइस देते हैं। पहली एडवाइस देते हैं कि आप 4 बार खा सकते हो। अब 16-17 साल के बच्चे तो 3 बार भी खा सकते हैं, मतलब उनका कंट्रोल होता है वैसे। दूसरा कहते हैं मीठा कम खाओ। तीसरा कहते हैं कोल्ड ड्रिंक को कभी हाथ मत लगाओ। कोल्ड ड्रिंक में क्या है, अभी मैं हमेशा लेक्चर में बताता हूँ कि किसी को आपने बुलाया और एक कटोरी में उसको 55 ग्राम शक्कर दी
मैंने एक स्पून दिया खाने को, खा। 55 ग्राम? हाँ, तो कौन खाएगा? तो वो क्या बेवकूफी है, कौन खाएगा? उसको मैंने अगर कोल्ड ड्रिंक दिया 500 ml का, तो वो तो 5 मिनट में पिएगा। यानी 500 ml में 55 ग्राम शुगर होती है? 100 मिलीलीटर में 11 ग्राम, तो 500 में 55 ग्राम से शक्कर होगी। तो आराम से खाते लोग। तो तीसरी बात बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक को हाथ मत लगाओ। चौथा कहते हैं कि भैया मोबाइल पे फुटबॉल खेलना बंद कर और ग्राउंड पे जाके एक्चुअल फुटबॉल ग्राउंड पे 1 घंटा खेलो। तो ये 4 बातें, मतलब 18 साल से कम एज के बच्चे 2 बार नहीं खा सकते, 4 बार खाएंगे। दूसरा है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, बच्चे को दूध पिलाती है, सवाल था, तो उनके लिए नहीं है। अच्छा, जब तक कि बच्चा उनका 9 महीने का नहीं होता, उन्होंने नहीं करना है। और तीसरा टाइप 1 डायबिटीज के लोग, क्योंकि उनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो इसलिए उनको ये लाइफस्टाइल का फायदा नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज वालों को पक्का फायदा होने वाला है। ओके, लेकिन जो 18 से ऊपर के, हाँ 18 से ऊपर के, जो टाइप 2 मतलब अगर 18 से कम भी है लेकिन टाइप 2 है तो उसको फायदा होगा। तो टाइप 2 डायबिटीज पे उसका फायदा जरूर होने वाला है, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। क्यों, कैसे होता है कि लोग दिल से बहुत करना चाहते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को क्या होता है कि उसको लगता है कि मेरा मेडिसिन बंद होना चाहिए, इसलिए आप कुछ भी बोलो उसको तो वो करने को तैयार है। सही बात है। लेकिन कैसा है कि अगर मेडिसिन 3 बार खाता है कोई व्यक्ति और मेरा सुन के 2 बार खाना चालू करेगा, तो मेडिसिन तीसरी बार लिया और खाना नहीं खाया तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर कम हो जाएगा, चक्कर आएगा, रास्ते में कहीं अगर वो 2 व्हीलर चला रहा है गिरेगा, मर भी सकता है। उसके लिए डॉक्टर दीक्षित जिम्मेदार नहीं है। इसलिए प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कोऑर्डिनेटर्स का नंबर है, उनको मैसेज करना है, वो आपको, और ये कैंपेन तो फ्री है, आपको डरने की बात नहीं कि पैसा इसमें कहीं नहीं आता है, तो वो गाइड करेंगे आपको प्रॉपरली। और हमारे डॉक्टर एडमिन जो है, जो काम करते हैं, वो आपको मेडिसिन अगर 3 बार है उसको 2 बार एडजस्ट करके देंगे। अगर आप ऐसे शहर में हो, पुणे, नासिक, नागपुर, तो वहां तो हमारे सेंटर में आ सकते हो, तो हम आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। आपका जो डायबिटिक रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर है, तो उसके बारे में जरा कुछ हमें जानकारी दीजिए प्लीज। हमारे भारत में लगभग 16 जगह पर डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर्स हैं। अच्छा, पूरे भारत में? पूरे भारत में। अच्छा। और उसमें महाराष्ट्र में ज्यादा है सब। अच्छा। और सूरत, बेलगांव और मडगांव, ये 3 आउट ऑफ स्टेट है। अच्छा। अभी कोयम्बतूर और सिलीगुड़ी में भी सेंटर शुरू होने जा रहे हैं। अच्छा। और महाराष्ट्र में तो पुणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, अच्छा, ठाणे, कल्याण, और बदलापुर में भी हमने एक सेंटर चालू किया है। ओके। तो ऐसे सेंटर्स है, और जहां पर आपको मालूम होगा कि ये कैंपेन पूरी तरह से फ्री है। इसमें किसी भी पेशेंट से हम 1 रुपया भी नहीं लेते। अच्छा, पूरा फ्री है? पूरा फ्री है। और लगभग 35,000 के करीब डायबिटिक लोगों ने इसका लाभ अभी तक लिया है। 35,000। और उसमें पुणे, नागपुर, नासिक के सेंटर्स है वो डेली चलने वाले सेंटर्स हैं। अच्छा। बाकी हमारे सेंटर हफ्ते में 1 दिन चलते हैं। अच्छा, सो फिर ये जो सेंटर्स है सर, सो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का इलाज होता है, या कैसे ये आप काम करते हैं? तो इसमें क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज जो है, उसके लिए तो इंसुलिन लेने के सिवा और कोई सोल्यूशन आज तो नहीं है। ओके। और पूरे अगर 100 डायबिटिक पेशेंट हमने लिए, तो उसमें से 3-4 ऐसे होते हैं कि जिनको टाइप 1 है। बाकी 95-96% लोगों को टाइप 2 होता है। तो लाइफस्टाइल का फायदा जो हम बताते हैं, उसका टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए फायदा होता है। ओके। तो इन सेंटर्स पर हम टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए ही काम करते हैं। सर, ये सेंटर्स में जो आप गाइडेंस देते हैं वो पूरी तरह फ्री ऑफ चार्ज होता है? कंप्लीटली फ्री है। ओके। लेकिन बाहर बहुत लोग बहुत ज्यादा फीस कभी लेते हैं। बराबर। तो आपको कोई ऐसा रेजिस्टेंस सोसाइटी से ऐसे कुछ कभी? अंधों के शहर में मैं आईने बेच रहा हूँ। ओके। लोग एक्सप्लॉइट होने के लिए तैयार है, लोग पैसे देने के लिए तैयार है। लोगों को लगता है कि मुझे गोली दो, मेरा पेट काटो, मेरी सर्जरी करो, लेकिन मुझे डिसिप्लिन मत सिखाओ, वो नहीं करूँगा। मैं कभी मजाक से कहता भी हूँ कि भैया किसी चलने के लिए, भागने के लिए कोई आदमी रख लो। तुम तो नहीं करोगे, तो कोई आदमी रखो, वो चलेगा तुम्हारे। तो ऐसी हालत है। तो ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते। और डिसिप्लिन में कब रहेंगे? बैरेटरी सर्जरी करेंगे तो वो उनको बोलेगा कि इतना ही खाना है, तब करेंगे। सर, मेरा वही सवाल था, अभी सर्जरी पे आए तो हमने कुछ ऐसे पढ़ा है कि सर्जरी टाइप 2 डायबिटीज पे इलाज है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने डायबिटीज रिमिशन, अभी ये टर्म अभी पॉपुलर हो गया है। रिवर्सल जो है वो वर्ड हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब जिसमें कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है, उसमें कोई क्योर यानी वो हमेशा के लिए ठीक नहीं होता है, कंट्रोल में होता है। तो विदाउट मेडिसिन कंट्रोल में आ सकता है। तो डायबिटीज रेमिशन का मतलब ऐसे बताया कि आपका HbA1c 6.5 के नीचे
विदाउट मेडिसिन अगर रहा 3 महीने, तो इसको बोलते हैं डायबिटीज रेमिशन। ओके। तो डायबिटीज रेमिशन अब सब लोग मानते हैं कि हो सकता है, और उसके 3 तरीके अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने बताए। पहला तरीका बताया बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी का मतलब क्या है कि आपका जो खाना खाने के बाद जिस बैग में जाता है उसको बोलते हैं स्टमक। अब आपका तो आप 10-12 चपाती खाते हो, आपका स्टमक बड़ा है, आपका खाने का कंट्रोल नहीं है कुछ। हम क्या करते हैं, आपका स्टमक काटते हैं, छोटा कर देते हैं उसको। तो छोटा करने से क्या होता है, 2 ही चपाती खा पाओगे, अभी कैपेसिटी नहीं है, ज्यादा खाओगे तो वोमिटिंग हो जाएगा। ये एक टाइप की सर्जरी है। दूसरी सर्जरी ऐसी है कि स्टमक से खाना कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, वहां से बड़ी इंटेस्टाइन में जाता है। राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन होता है, और जो एंड प्रोडक्ट जो मैंने कहा वो वहां से एब्सॉर्ब होते हैं। ओके। अब वो अगर आप खाओगे तो एब्सॉर्ब होंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं। बाईपास स्टमक से निकाल के उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने नहीं देते, डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन में उसको डाल देते पाइप लगा के। ओह माय गॉड। ऐसे खाओ और वैसे बाईपास। लेकिन फिर एनर्जी कैसे मिलेगी? नहीं, तो थोड़ी क्वांटिटी आपको मिलेगा उसमें एनर्जी। तो ये तो ऐसे माध्यम से अगर आप करना चाहोगे तो कौन करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहेगा। और बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है, एक सर्जरी है, मेजर सर्जरी है। कुछ लोग तो हो सकता है टेबल के ऊपर भी डेथ होने के एग्जांपल्स है। अब 3% लोगों को कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, 1000 में 3 लोग तो मरते हैं, मॉर्टेलिटी है। तो और उसके बाद भी आपको लाइफस्टाइल करना ही पड़ता है। तो मैं कहता हूँ पहले क्यों नहीं करते, फिर बाद में क्यों करना। तो ये एक तरीका बताया। दूसरा तरीका बताया कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करो। कितना कम करो, 40 ग्राम खाओ, 50 ग्राम, ऐसा उन्होंने बताया। अब जब खाना खाते हैं तो क्या हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खाते हैं क्या? हम चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं। अब 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जो आदमी को 400 ग्राम खाने की आदत है, उसको 40 तक लाना, फिर उसको क्या देना पड़ेगा, पनीर, उसको चिकन, मटन, फिश, सोयाबीन। अब ये आदमी कब तक खाएगा? तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है वेरी लो कैलोरी डाइट। 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, 840 कैलोरी खाओ। ओके। और ऐसे कुछ इसका रिसर्च भी हुआ है कि ये करने से लोगों का डायबिटीज रेमिशन हो गया। लगभग 56% लोगों का 1 साल तक रेमिशन में रहे लोग। लेकिन 2000 कैलोरीज खाने वाले को 840 कैलोरी खाना कितने दिन तक संभव है? तो ये अमेरिकन डायबिटीज में तीनों जो तरीके बताए, ये सस्टेनेबल नहीं है। और मैं जो लाइफस्टाइल आपको बता रहा हूँ, आपको दोनों बार अच्छा खाने की अनुमति है, खा सकते हो, पेट भर के खाओ। लेकिन वो करने से ईटिंग फ्रीक्वेंसी कम होने से इंसुलिन कम होगा और आपका डायबिटीज रेमिशन में होगा। ओके। तो ये बात है उसमें। सर, ये अभी यूएस में से कोई ऐसे ड्रग्स हैं या इंजेक्शन से वो देते हैं, तो इसमें से भी टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल होता है? बीच में मैंने एक वीडियो देखा था कि डायबिटीज के लिए कोई वैक्सीन। राइट। अब वैक्सीन का और इंजेक्शन, अब वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बीमारी है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, अब ट्यूबरकुलोसिस आपको नहीं होना चाहिए, या मीजल्स है वो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि वो मीजल्स के जो विषाणु है, वायरस है, उनको आपके शरीर में हम डालते हैं। सही बात है। एक कंट्रोल्ड अवस्था में, या कुछ वायरस को मार के डालते हैं, कुछ लोग ऐसा एटेन्यूएट जिसको बोलते हैं कि उसका पावर कम करके। तो क्या होता है, फिर आपका शरीर में जो सिस्टम है सब, वो आपको उससे प्रोटेक्ट करता है, तो एंटीबॉडीज डेवलप होती है, कुछ सेल की ट्रेनिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं वैक्सीन। राइट। और बच्चों को हम देते हैं बहुत सारे वैक्सीन। अब ये वैक्सीन का मतलब क्या है कि आपने वैक्सीन लिया तो बाद में आपको बीमारी होने की चांसेस या तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं या बहुत प्रमाण पर खत्म हो जाते हैं। अब वो वीडियो जिसके बारे में था वो क्या था कि वीकली इंसुलिन, हफ्ते में एक बार आप इंसुलिन ले सकते हो, स्लो रिलीज इंसुलिन की बात थी, वो कोई वैक्सीन नहीं था। लेकिन लोग अब किसी चीज को, रिपोर्टर्स भी, वैक्सीन का मतलब क्या है वो अलग है, इंसुलिन इंजेक्शन का मतलब क्या है कि तो इंसुलिन इंजेक्शन तो आपको लेना ही है, हफ्ते में एक दिन लोगे तो भी लेना ही है। कुछ लोगों को दिन में 3 बार लेना पड़ता है, ठीक है, वो तो खुश हो गए कि हमने एक बार लेंगे हफ्ते में। लेकिन उसकी दिक्कत क्या है कि 3 बार जब इंसुलिन लेते हो तो अगर आपको बुखार आया, आपने खाना नहीं खाया, तो आप क्या करते हो, तीसरी बार का इंसुलिन आपको डॉक्टर बोलता है मत लो। और अब मैंने वीकली इंसुलिन लिया है तो क्या करोगे, शुगर कम हो जाएगा आपका। तो मतलब ये उसको वैक्सीन बोलते हैं, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है। और शुगर का रिलेशन बीपी और थायराइड से भी जोड़ा जाता है, तो ये क्या अभी कैसा होता है कि इंसुलिन एक पावरफुल हार्मोन है, शरीर में जो हार्मोन का एक एक्सिस होता है, तो उसमें थायरोक्सिन भी है, थायराइड का हार्मोन है, पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब
इंसुलिन जब बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। अब फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो अभी अगर हाइपरटेंशन भी देखोगे तो वजन बढ़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। राइट। 1 किलोग्राम वजन बढ़ गया तो आपका 2 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यानी किसी का अगर 20 किलो बढ़ गया तो उसका 40 से बढ़ेगा, वो हाइपरटेंसिव हो जाएगा। अच्छा। अब थायराइड का भी वैसे ही है, थायराइड के ऊपर भी इसका असर होता है। तो ये लाइफस्टाइल फॉलो करने से क्योंकि आपका इंसुलिन ये जो है रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। ओके। तो वजन कम होता है, वजन कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम होता है। ओके। थायराइड के ऊपर भी काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके ऊपर हमने देखे, लेकिन हम ज्यादा तौर पर हमारा फोकस जो है वजन कम करना और डायबिटीज रिवर्ट करना या डायबिटीज रेमिशन के ऊपर है। तो थायराइड के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करते इसलिए, लेकिन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जरूर लोगों कम होती है, बंद भी होती है इस लाइफस्टाइल से। तो अभी कौन सा परफेक्ट डाइट आप रिकमेंड करते हैं, कौन सी तरह की चीजें खानी चाहिए, नहीं चाहिए? बराबर है, सही बात। क्योंकि मैंने आपको लाइफस्टाइल बताई, उसमें 4 मेन एडवाइस जो मैंने बताए थे, लेकिन खाना किस प्रकार से खाना है ये बताता हूँ। कि खाने के शुरुआत में अब मैं पहले बताऊंगा नॉन डायबिटिक के लिए। नॉन डायबिटिक का मतलब क्या है? डायबिटीज का मेडिसिन नहीं लेता है, HbA1c अप टू 5.6 है, इंसुलिन 10 के नीचे है, वो नॉन डायबिटिक। ऐसा व्यक्ति है तो खाने की शुरुआत में वो फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नट्स, स्वीट डिश, इसमें से जो खाना है खा सकता है। अगर किसी को फल खाना है, स्वीट डिश खाना है तो शुरुआत में खाना है, एंड में नहीं खाना है। उसके बाद में आपको सैलड खाना है। ओके, सैलड। जैसे एक ककड़ी टोमेटो काटने के बाद जितना मटेरियल बनता है उतना सैलड खाना है। जो भी आपको अच्छा लगता है, ब्रोकोली खाओ, लेटूस खाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है खाओ। उसके बाद में उतना ही बाउल भर के आपको स्प्राउट खाना है या 2 बॉइल्ड एग्स खाना है। स्प्राउट कच्चा भी खा सकते हैं उसको, या उसको स्टीम करके भी खा सकते हैं, जैसे आपके डाइजेशन पावर के हिसाब से। और ये 3 आइटम खाने के बाद जितनी भूख है, ये 3 आइटम आपको पहले खाना है। उसके बाद में जो भी खाना है खाओ। आपके घर में पिज्जा आ गया तो 4 टुकड़े बन गए, आपका टुकड़ा खाओ। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये हुआ नॉन डायबिटिक। अगर डायबिटिक प्री डायबिटिक हो तो खाने की शुरुआत में आप क्या करो, रात में 4 बादाम 4 अखरोट भिगो के रखो, या फिर आधी मुट्ठी मूंगफली, पीनट्स भिगो के रखो। अगले दिन उससे शुरुआत करो, 4 बादाम 4 अखरोट या मूंगफली। उसके बाद में आप एक बाउल सैलड खाओ। अब सैलड में सब कुछ खा सकते हो, लेकिन गाजर और चकुंदर, बीट, हाँ, ओके, वो नहीं खाना है। ओके। उसके बाद में उतना ही बाउल भर के स्प्राउट या 2 बॉइल्ड एग्स खाना है। और वो खाने के बाद जो भी खाना है बाद में खाओ, लेकिन मीठा पूरा बंद और फल पूरे बंद। फल पूरे बंद? पूरे बंद। ये किसके लिए? प्री डायबिटिक, डायबिटिक के लिए। ओके। और अगर 2 खानों के बीच में भूख लगती है आपको, क्योंकि लगेगा आज 10 बार खा रहे, कल 2 से 2 बार खाएंगे तो साइकोलॉजिकली थोड़ा वीकनेस लगेगा, हेडेक होता हो सकता है। तो क्या ले सकते हैं? पानी ले सकते हैं, घर में बनी पतली छाछ, बटर मिल्क, 2 चम्मच दही ले लो, 200 ml उसको बटर मिल्क बनाओ। आप ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो। उसमें कोई शुगर नहीं डालना है, गुड़, शक्कर, शहद कुछ भी नहीं डालना है, और उसको भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत फ्लेवर वाले आते हैं, किसी में इलायची का होता है, किसी में जिंजर का होता है, वो नहीं लेना है, प्लेन। तो ये 3 आइटम दिन में कितनी बार भी कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर नॉन डायबिटिक है तो उसमें इन एडिशन टू दिस वो क्या ले सकता है? 25% दूध वाली पतली चाय, ओके, वो नारियल का पानी भी दिन में एक बार पी सकता है, ओके, और दिन भर में 1 टोमेटो खा सकता है। ओके, लेकिन बेस्ट इज वाटर। ओके। नॉन डायबिटिक प्री डायबिटिक है तो पानी, पतली छाछ, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, इतना अलाउड है, बाकी दूसरे आइटम्स अलाउड नहीं है। ओके सर, शरीर में इंसुलिन बढ़ने से डायबिटीज होता है और डायबिटिक पेशेंट को इंजेक्शन से फिर से इंसुलिन दिया जाता है, ये ऐसे कैसे? अब नॉर्मल व्यक्ति में क्या है कि HbA1c 5.6 तक है, इंसुलिन 10 के नीचे है, नॉर्मल व्यक्ति। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये HbA1c मेंटेन करने के लिए उसको इंसुलिन ज्यादा लगता है। ओके। तो 12, 15, 20, 25 हो जाएगा। ओके। और HbA1c लेकिन 5.6 तक ही रहेगा, ब्लड शुगर उसका नॉर्मल ही रहेगा। ओके। अब ये इतना इंसुलिन बढ़ने के बाद भी जब वो कंट्रोल नहीं होता तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 6, 6.5, तो अब डायबिटीज हो जाता है। ओके। अब क्या होता है कि वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन तो बढ़ते ही रहता है। एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि आपके बीटा सेल इंसुलिन तैयार करके थक जाते हैं। राइट। जब क्रॉनिक डायबिटिक है, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो क्या होता है फिर वो, और कुछ मेडिसिन भी ऐसे होते हैं कि जो बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि और इंसुलिन बनाओ, और इंसुलिन बनाओ। ओके, ओके। तो थके हुए अगर घोड़े को हमने बहुत बार मारा और तो एक बार वो बैठ जाता है नीचे, वैसे वो बीटा सेल इंसुलिन तैयार करना बंद कर देते हैं आप। अब ऐसी अवस्था में क्या करना पड़ता है कि फिर मेडिसिन से काम नहीं होता आपका, फिर इंसुलिन आपको बाहर से देना पड़ता है। और बाहर से भी देना पड़ता है, शुरुआत में 10 मिनट, बाद में 15, बाद में 20, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बढ़ती जाता है। इसलिए डायबिटीज वाले लोगों को इंसुलिन देना पड़ता है। इसका कारण ये है
लोग बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, गूगल करते हैं, इंस्टा पे रील्स देखते हैं और उससे प्रभावित होकर बहुत सारे डिसीजन खुद के खुद लेते हैं। डायबिटीज ऐसी बीमारी है, इतनी कॉमन है, अभी 12 करोड़ लोगों का डायबिटीज है, तो कितना बड़ा उसमें मार्केट है। नहीं, एक व्यक्ति एक बार भी आ गया, उसने मुझे 5,000 रुपए दिया, तो फिर वो आने की जरूरत नहीं है, नया बकरा आ जाएगा। अब ये जो वीडियोस आते हैं, एडवाइस आता है कि भाई ये वनस्पति के पत्ते खाओ, या कोई भी ऐसा आता है कि आप ये करोगे तो 7 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपका डायबिटीज हम रिवर्ट कर देंगे। तो ये पूरे वीडियोस के बारे में मैं ये कहता हूँ कि इसको आप कोई टेस्ट लगाओ। अच्छा, जैसे हम सोना खरीदते तो उसको टेस्ट लगाते हैं ना, सोना प्योर है कि नहीं। तो पहली टेस्ट क्या लगाओ, आपकी जो बताने वाला आदमी है उसका क्रेडेंशियल के वो कौन है, बताने वाला कौन है। तो बताने वाला अगर समझो कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो डॉक्टर ही नहीं है ना, उसे कोई भी डिग्री नहीं है, तो उसका आप सुनोगे तो आप तो मुश्किल में आ ही सकते हो। दूसरी बात यह है कि जो बताने वाला आदमी है वो आपसे कुछ मांग रहा है क्या। तो आपको सोचना चाहिए कि इसमें ये कोई बेचना चाहता है क्या, कोई ऐप बेचेगा, कोई डाइट प्लान बेचेगा, कोई आपको बोलेगा महीने भर का मैं आपको फूड पार्सल दे दूंगा। तो वो सोचो कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है क्या। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, यानी आपको लगता है रिजनेबल है जो कॉस्टिंग है, और वो आदमी क्रेडेंशियल है, तो आप करके देखने में हर्ज कुछ नहीं है। लेकिन ये सब करने से पहले आपका जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट करने वाला व्यक्ति है, जो डॉक्टर है, उसके साथ सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कैसा होता है कि अब जैसे कि बहुत सारे कड़वी जिसकी टेस्ट होती है, ऐसी वनस्पति है, जैसे करेला है या मेथी दाने होते हैं, राइट। अब कड़वी चीज खाने से आयुर्वेद में जो जितने कोई वनस्पति है तो शुगर तो कम होता है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि आधा करेला खाने से कितना शुगर कम होगा। जब मेटफॉर्मिन देता है व्यक्ति, तो उनको मालूम है कि भाई इसको 500 मिलीग्राम देना है या 1000 मिलीग्राम देना है, तो उससे कितना कम होगा। अब आप मेटफॉर्मिन भी खाओगे और करेले का जूस भी पियोगे, अब क्या होगा। अब ये डॉक्टर को तो मालूम ही नहीं है आप क्या करते हो, और आप एकदम हाइपोग्लाइसेमिया होके गिर जाओगे। तो इसलिए डॉक्टर को बताना कि डॉक्टर कोई मतलब लोग एकदम विलन जैसा देखते कि नहीं ये मतलब हमारे कुछ गलत ही काम करे, ऐसे नहीं है। तो वो आपके लिए अकाउंटेबल है ना, राइट। तुम अगर उनके पास जाते हो, कुछ हो गया तो किसको पूछते हो, डॉक्टर को पूछते हो। सही बात है। तो उसको बताना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, और वो बोलेंगे भाई करो मत करो, राइट। अगर आपको नहीं सुनना है उनका, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, बात अलग है। बहुत जगह ये जो डायबिटीज का एक बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है कि आप हमारे पास आओ, हम 10 दिन में ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ प्रोग्राम रन करेंगे। ये जो है सब पूरा ये कितने हद तक सच है और ये कैसे इसको फेस किया जाए, क्या किया जाए। अभी कैसा है कि इसमें जो गलती है वो लोगों की है कि अगर लोगों को हम बोलते हैं कि आप लाइफस्टाइल चेंज करो। अभी मैं जो बताता हूँ, मैं तो गारंटी से बताता हूँ कि अगर आपका डायबिटीज नया है, अभी डायग्नोस हो गया, ये 3 महीने 4 महीने करो। मतलब इस लाइफस्टाइल से आपका 6 महीने में 6.5 किलो वजन कम होगा, 1.5 इंच पेट कम होगा, HbA1c कम होगा, इंसुलिन कम होगा। और मैं क्या कहता हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा रखो ही मत, खुद के अनुभव के ऊपर रखो। अनुभव के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। अनुभव क्या पढ़ने से नहीं आता है, राइट, डिस्कस करने से नहीं आता है ना, करके देखना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये 4 पैरामीटर देख लो, वजन देख लो, पेट का घेरा देख लो, HbA1c देखो, इंसुलिन देखो, कल मेजर करो, 3 महीने में जो बोलता हूँ ऐसा करके देखो। 3 महीने के बाद फायदा हुआ तो खुद के अनुभव के ऊपर विश्वास रखो। यानी 7-10 दिन में कुछ नहीं होता सर। 7-10 में अब तुमको वजन बढ़ने के लिए आपको 20 साल लग गए। हाँ। जब कॉलेज में थे तो 25 आपको 50 किलो था। सही बात है। अब 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए तो आपका 80 किलो हो गए। तो बढ़ने को अगर 20 साल लग गए तो घटाने को 2 साल देना पड़ेगा कि नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें कोई। सही बात है। और ऐसा कोई शॉर्टकट करोगे तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे रिंकल आ जाएंगे, साइड इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सडनली कुछ करने का नहीं है, तो स्लोली। तो लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों को शॉर्टकट चाहिए, और लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं कि ये एक गोली खाओ ठीक हो जाओगे। तो ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। और डायबिटीज तो ऐसा है कि सभी लोगों ने उसको माना, आयुर्वेद ने माना, मॉडर्न मेडिसिन ने माना कि ये आसान बीमारी नहीं है, इसलिए तो जिंदगी भर मेडिसिन खाना पड़ता है, राइट। तो अगर लाइफस्टाइल करने की इच्छा है, अब इच्छा ही नहीं होती लोग आदमी की लाइफस्टाइल करने की। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो लाइफस्टाइल करने के वो मुझे ये पूछते हैं कि मैं ये करूंगा, मेरा डायबिटीज HbA1c कम हो जाएगा,
तो फिर बाद में जिलेबी खा सकता हूँ क्या? मतलब वो करने का उसका कारण क्या है? उसको जिलेबी खाने का है। अब जिलेबी खा खा के वही उसका शुगर भी बढ़ा हुआ है, तो उसको वही करना है। तो डिसिप्लिन लोगों के पास नहीं है, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। अब शॉर्टकट तुमको जो चाहिए वो देने के लिए मार्केट है, तो फंसने वाला और फंसाने वाला दोनों है। लेकिन ज्यादा गलती किसकी है? जो फंसने को इच्छुक है। सही बात है, उसकी इच्छा है कि मुझे कोई फंसाओ आके, तो लोग फंसाने वाले हैं। तो ऐसा अब 7 दिन जाओगे, 15 दिन जाओगे, फिर आपको खाना कम देंगे, फिर आपको प्रोटीन्स देंगे, फिर आपकी शुगर बार बार मॉनिटर करेंगे। अब क्या होता है कि जब आप ऐसे कंट्रोल सिचुएशन में हो, मॉनिटरिंग चल रहा है, तो सिर्फ अगर आपका ब्लड ग्लूकोज भी आप दिन में 4 बार चेक करके देखो तो भी आपका शुगर इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि आप मॉनिटर करते हो, अवेयरनेस आ जाता है ना, राइट, कि मैंने अगर ये खाया तो मेरा शुगर बढ़ गया, तो अवेयरनेस आता है। तो एजुकेशन के लिए बहुत काम की बात। लेकिन वो 10 दिन के लिए हाँ, जब 10 दिन वो वहां का सब कंडीशन छूट के जब आ जाओगे और फिर अपना रूटीन शुरू करोगे, तो फिर वो शुगर बढ़ेगा। कोई लोग बोलते हैं दूध पूरा बंद करो और ये कुछ चालू करो, तो ये डाइट के हिसाब से ये कितना सही है, कितना बराबर है ये? अब आप देखो कि अगर आप 4 ग्लास दूध पियोगे तो आपको लूज मोशन हो जाएगा। हाँ, कोई भी 4 ग्लास नहीं पी सकता। अब वो कोई रेसलर है, उसको आदत है 5 लीटर पीने की, पिएगा। हाँ। लेकिन आमतौर पे कोई भी व्यक्ति कि कोजागिरी के दिन भी उसको 1 गिलास तो ठीक है, छोटा ग्लास, वो भी थोड़ा दूसरा भी कोई किसी बोला तो पी सकेगा। लेकिन 3-4 ग्लास पीने के बाद अगले दिन उसका लूज मोशन अगर 2 बार जाता है दिन में तो 3 बार जाएगा पक्का। तो दूध इतना टॉलरेट तुम नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि दूध बंद करने से डायबिटीज तुम्हारा कम हो जाएगा? हाँ, लेकिन वैसे अगर वैसा होता था तो कितने लोग दूध पीते हैं? हाँ, 70% लोग या 80% लोग भारत में दूध तो पीते ही है। दूध पीते हैं, अब चाय में दूध पीते हैं, दूध भी पीते हैं, बहुत पुराने जमाने से पनीर खाते हैं, सब खाते हैं। तो कुछ लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, उनमें वो एंजाइम नहीं है। अच्छा, अब ऐसे लोग कितने होते हैं? 1000 में 1-2। अब वैसे लोगों ने खाया तो उनको इतना लूज मोशन होगा कि वो कभी खाएंगे नहीं। तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप नहीं खाएंगे। लेकिन दूध से डायबिटीज होता है ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो हमारे रेसलर्स कोल्हापुर सातारा वाले सभी को डायबिटीज होना चाहिए ना। या अपने द्वारका में इधर उधर यूपी बिहार राजस्थान में कितना दूध खाते लोग, उनको कहा डायबिटीज, उनका भी 11.5% ही है डायबिटीज। तमिलनाडु महाराष्ट्र में भी 11.5% ही है। अच्छा, तो दूध का कुछ नहीं है। वैसे उसी तरह से गेहूं, चावल, जवार, इसका भी देखोगे तो गेहूं खाने वाले पंजाब में भी 11.5% है, चावल खाने वाले केरला में भी 11.5%। इसमें सर मिलेट्स का डाइट का जो अभी चल रहा है, तो उसके बारे में काफी उसका ये चल रहा है। तो मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाया था, मैंने कहा था कि मिलेट्स ये किसान के लिए अच्छी चीज है। किसान के लिए अच्छी चीज है। क्यों? वो कोई डायबिटीज का मेडिसिन नहीं है। ओके, वो जो कहते हैं इसमें फाइबर ज्यादा है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ओके, अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि वो खाने के बाद शुगर कितना शूट हो जाएगा, कितना बढ़ेगा। अब आप गेहूं भी खाओ, जवार खाओ, चावल खाओ या मिलेट्स खाओ, इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स में 2-3% का डिफरेंस है। ओके, ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, लेकिन फाइबर वगैरह है वो ठीक। तो मिलेट्स का जो है वो कम पानी में आता है, स्टर्डी क्रॉप है। ओके, तो उसके ऊपर कोई फर्टिलाइजर आपको करने की या इंसेक्टिसाइड देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो किसान के लिए अच्छा है कि उसको, और दूसरा क्या है कि वो पॉपुलर हो गया तो वो बिकेगा भी, बहुत पॉपुलर बिकेगा भी। अब वो कर्नाटक में अगर 50 रुपए किलो मिलता है तो चंडीगढ़ जाने तक वो 250 रुपए किलो हो जाता है। राइट। तो अब इसमें बीच वाले लोग पैसे, मतलब जैसे ऊपर जाएंगे वैसे पैसा जाएगा। लेकिन किसान को कम से कम वो अगर 250 रुपए में से उसको 50 रुपए मिल गए तो उसका काम हो जाएगा। राइट। लेकिन ये कहना कि आपने मिलेट्स खाया तो आपको डायबिटीज कंट्रोल आ जाएगा, ये सब नहीं सही बात नहीं है। अच्छा। किसान के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए इतना डायबिटीज के लिए कोई दवा नहीं है। इट इज नॉट सॉल्यूशन। इट इज नॉट सॉल्यूशन। और वो बीच में आता कटहल, जैकफ्रूट का फ्लोर या ऐसे कुछ, वो क्या था? वो एक्चुअली 4-5 साल पहले किसी ने मुझे वीडियो भेजा था कि वो जिसने ये कटहल का, ग्रीन कटहल, हरा, अच्छा, उसका पाउडर बना के, फ्लोर, आटा बना के उसने प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट किया था। ओके। तो काफी पॉपुलर हो गया था। फिर उसके बाद में रिसर्च भी पब्लिश हो गया। उस समय तो वो उसे पोस्टर प्रेजेंटेशन था। अभी फिलहाल कुछ 3-4 महीने के पहले वो रिसर्च पेपर पब्लिश भी हो गया। और 20 लोगों क्या किया उन्होंने, ये 30 ग्राम डेली उनके गेहूं या इसके आटा में वो 30 ग्राम आटा डाल दिया इसका, कटहल का। और उसका रिजल्ट क्या नहीं निकला कि 3 महीने के बाद HbA1c 0.25 ग्राम से कम हो गया।
अब ये रिसर्च इतना छोटा है, 20-20 लोगों का स्टडी है, उसमें अभी क्या HbA1c अफेक्ट होने के बाकी भी कारण है, उसका कोई अभ्यास उसमें नहीं है। और तो मतलब ये कटल अगर तुम लाइफस्टाइल करोगे, मैं मेरे सेंटर में देखता हूँ कि एक महीना लाइफस्टाइल सीरियसली किया तो 1 से 1.5 ग्राम कम होता है HbA1c। और ये तुम अब 350 रुपए किलो अगर है तो आपको 3 महीने में तो 3 किलो लगेगा, तो 1000 रुपए खर्च करके 0.25 ग्राम कम करने वाले हो, तो उससे तो अच्छा है कि लाइफस्टाइल करो फ्री में। अभी कुछ कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं ना सर कि जिसमें खाने पीने की जो टाइमिंग्स है वो बहुत अलग होती है, फूड की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती और क्वांटिटी भी कभी कभी बहुत कम होती है, कभी ज़्यादा खाना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके जो डायबिटीज भी फेस करते होंगे शायद, नहीं तो लाइफस्टाइल में उनके ज़्यादा चेंज नहीं आता होता, तो उनके बारे में आप क्या उनको सलाह देंगे, उनसे क्या बात कहेंगे? तो एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक शादी ब्याह में जो शूटिंग करते हैं ना, वीडियो शूटिंग, वो फोटोग्राफर मेरे पास आया, उन्होंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो वो शूटिंग करना पड़ता है, फिर मेरा ऐसा खाने का कुछ ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तुम शूटिंग करते हो तो आप क्या करो, एक इसमें 2 चपाती का रोल बना के, 2 चपाती में आप पनीर की सब्जी डाल दो, उसका रोल बनाओ, वो फॉइल में, एल्यूमिनियम फॉइल में किसी में रख दो और खाओ बीच में। आपका जब टाइम है तो खाओ, कौन तुमको रोकने वाला है? राइट, शूटिंग तो करो, खाओ, क्योंकि तुम्हारे प्रोफेशन में इसको किस तरह से करना है तुम ही ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो। मैं आपके वो सोच के वो मैं नहीं सोच सकता हूँ जो आप सोच सकते हो। अभी पॉलिटिकल लीडर है कोई, अब पॉलिटिकल लीडर वो बोलते हैं कि नहीं हम तो बाहर जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ता इतने होते हैं कि हमको चाय पिलाएंगे, हमको कुछ खाने को देंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बड़े लीडर जो ये फॉलो करते हैं, उनका बर्थडे था। ओके, अब बर्थडे के दिन तो कितने लोगों ने क्या क्या दिया होगा जब वो जाते होंगे, तो कुछ ना कुछ उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गाड़ी में एक डिब्बा रखा था। ओके, और लोगों को बोलते थे जिसको देना है वो डब्बा में रखो, मेरे खाने के समय में खाऊंगा। ओके, अब ये पॉलिटिकल लीडर की बात हुई। IAS IPS ऑफिसर्स है, उनके लिए तो बेस्ट है, वो बोलते कि सुबह हम खाना खाने जाते हैं, बाद में हमको पता नहीं कब मिलेगा, घर आते तो दूसरा खाना खाते हैं। शिफ्ट ड्यूटी वाले लोग हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, मैं उनको कहता हूँ कि भाई एक खाना तो आपका घर में हो जाएगा अच्छी तरह से, जैसा मैंने सीक्वेंस बोला वैसे खाओ। और दूसरे टाइम क्या करो कि ये पहले 3 आइटम जो है वो आप डिब्बे में लेके जाओ, और वहाँ कैंटीन में खाना है तो वहाँ क्या मसाला डोसा खाओ। ओके, पहली 3 चीजें तो खा ही सकते हो। तो कोई मार्केटिंग के लोग होते हैं, नहीं हम तो बहुत भागना पड़ता है इधर उधर, हम कैसा करेंगे, तो कहाँ कैसे जाते हो, कार से जाते हो, ड्राइवर है क्या चलाने वाला है, फिर क्या एक डिब्बा भर लो अपना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक बार आप सोचोगे कि मुझे करना है तो सॉल्यूशन आपको दिखेगा। राइट, अगर आप ये सोचोगे कि अरे मैं कैसे करूंगा, तो नहीं न करने के आपको कारण मिल जाएंगे। डायबिटीज हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है बाद में, बराबर है, राइट, वो लोगों को इतना पता नहीं होता, बहुत ऑर्गन को डैमेज करता है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को, जैसे कि दृष्टि जाति लोग हैं, रेटिनोपैथी बोलते हैं, तो डायबिटीज वाले व्यक्ति ने तो हर साल फंडोस्कोपी करना चाहिए, मतलब आंख की जांच करना चाहिए उसके लिए, चश्मे के नंबर के लिए नहीं। ओके, वो रेटाना कैसा है उसके लिए। तो पहले अगर पता चला तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। किडनी के जो टेस्ट है वो करना चाहिए, तो वो आवश्यक है। यानी अगर माता पिता, फादर एंड मदर, उन्होंने ये लाइफस्टाइल अच्छी फॉलो की तो वो बच्चों तक डायबिटीज रोक सकते हैं? डेफिनेटली रोक सकेंगे, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज जैसे मैंने कहा ये तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। राइट, अगर माँ बाप ही घर में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं खाना खाने के समय, तो बच्चा वही करने वाला है। ओके, ओके, तो ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। उन्होंने किया तो ऑटोमेटिकली बच्चा करने वाला है। राइट, और घर में हस्बैंड वाइफ दोनों करेंगे तो मोटिवेशन होता है। राइट, फैमिली करेगी, दोस्त में सब फ्रेंड सर्कल करेगा तो फायदा होता है। अकेला आदमी करेगा तो वो क्या होता है, बाद में सब लोग उसको टोक के ये क्या कर रहा है तू, कि वो बोर हो जाएगा, कंपनी में भी उसको कोई लेगा नहीं, पार्टी में नहीं बुलाएगा। राइट, तो इसलिए अपनी कंपनी ऐसी बनाओ कि जो लोग इसी रास्ते पे चलेंगे, इंस्पिरेशन तो अच्छी तरह से लाइफस्टाइल हो सकता है। सर, आपकी ये जो दीक्षित लाइफस्टाइल सिस्टम है, ये रिसर्च बेस्ड है या ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर से अडॉप्ट की हुई है? ये काम शुरू कैसे हुआ, तो 2012 के आखिर में, जब मेरा पेट और वजन कम करने की मैं कोशिश कर रहा था, तो मेरे मेंटर जो है लेट डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार, उनका यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखा। ओके, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, 2004 में एक्सपायर हो गए, मैं 2012 में उनका वीडियो देखा। उन्होंने कहा था कि 2 बार खाओ। अच्छा, तब मैंने किया, मेरा 8 किलो वजन कम हो गया और पेट 2 इंच कम हो गया। तब से मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके ये काम शुरू किया। ओके, ओके, ओके। तो ये जो लाइफस्टाइल है इसके ऊपर, तब मुझे बहुत सारे डॉक्टर बोलते थे नहीं रिसर्च चाहिए, रिसर्च चाहिए। हम तो करेंगे रिसर्च, लेकिन एक्सपीरियंस तो लो। सही बात। तब मैं कहता एक्सपीरियंस लेके देखो ना, अगर आपके 2-3 पेशेंट है उसको करके देखो। सही बात। लेकिन
उतने लोग उत्सुक नहीं थे करने के लिए। अब रिसर्च पेपर लगभग 13 रिसर्च पेपर इसके ऊपर पब्लिश हो गए। अब जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन में कहते हैं कि पबमेड इंडेक्स जर्नल है, अगर उसमें पब्लिश, तो उसमें 3-4 पेपर पब्लिश्ड है। ओके। कि कोई केस सीरीज है कि भाई इतने लोगों का क्या हो गया, केस रिपोर्ट्स है। कुछ जर्नल्स में जो ट्रायल्स हो गए, 240 दिन का फॉलोअप किया, एक ग्रुप को बोला कि आप 5-6 बार खाओ, जैसा आमतौर पर एडवाइस होता है डायबिटीज को। दूसरे ग्रुप को 2 बार खाने का, मतलब दीक्षित लाइफस्टाइल दिया। पता चला कि 1 ग्राम % से HbA1c कम हो गया, मेडिसिन कम हो गया, डोज कम हो गया। तो काफी रिसर्च है इसके ऊपर, लेकिन क्या है कि उतना टाइम देना चाहिए। सी, किसी को भी इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना है तो ये बहुत आसान है कि आप कुछ भी बात कर सकते हो, लेकिन अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो कोई भी साइंटिफिक माइंडेड व्यक्ति, जो मैंने आपको समझाया अभी इंसुलिन का, अब ये लॉजिक आपके समझ में आया कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। अब ये लॉजिक है, अब आप उसको फिजियोलॉजी किताब में जाके पढ़ो, ये सही है कि नहीं, तो सही मिलेगा आपको। सही बात। तो कहने का मतलब क्या है कि साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है, कि साइंटिफिक अप्रोच ये होता है कि आपकी आंखें, माइंड ओपन होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। मतलब मैं जो करता हूँ वही सही है। अगर ऐसा होता था कि पूरे डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन जो भी है वो अच्छा काम कर रहे हैं, डायबिटीज को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आपने किसी डायबिटीज के पेशेंट का मेडिसिन बंद होते हुए देखा है? आपके परिचय में कितने भी लोग हैं, उन सबसे पूछो क्या है, पहले मेटफॉर्मिन 500 था, फिर 1000 हो गए, फिर ग्लिमिप्राइड ऐड किया, फिर इंसुलिन पे गए, फिर डायलिसिस हो गया। ऐसी स्टोरी है ना सबकी। इसका मतलब क्या है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में कुछ गलती हो रही है। और वो गलती क्या है, तो हम बोलते हैं कि आप जो लोगों को बार बार खाने की सलाह देते हो, ये गलती है। अब 2 बार खाने की सलाह दो तो लोगों का डायबिटीज रिवर्ट हो जाएगा, रेमिशन में लोग जाएंगे। तो ये सिंपल बात है। तो साइंस का मतलब क्या है कि ईगो बाजू में रखकर, राइट, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे कुछ मालूम नहीं, ठीक है, मुझे डायबिटीज के बारे में कुछ मालूम नहीं, ऐसा आप समझो। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, अगर उसके आपको मैं कहता हूँ पुणे में अभी 300-350 लोग ऐसे हैं कि जिनको मेडिसिन बंद हो चुका है। वाह। अब आप ये 300 लोगों की मेरे पास आप लिस्ट मांगो, इनके फोन नंबर मांगो, मैं दूंगा आपको, आप उनसे बात करो। कि ये मैंने उनको पैसे दे के बोला है कि डायबिटीज का, बात करो ना उनके साथ। और अगर आपको लगा कि नहीं सचमुच हो रहा है, तो एज ए साइंटिफिक पर्सन आपका काम क्या है फिर? करके देखना है। और करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसका इफेक्ट है, असरदार है, आपको करना पड़ेगा फिर वो। लेकिन आप उसको ऐसे ही नकार नहीं सकते, राइट, क्योंकि आप नकारोगे लेकिन पेशेंट्स आपको सिखाएंगे। एक कल्याण के 2 डॉक्टर उन्होंने कहा कि सर हमको दीक्षित लाइफस्टाइल हमारे पेशेंट ने सिखाई। ओह माय गॉड। और वो इतने अच्छे डॉक्टर्स है कि वो कहते हैं पेशेंट को डायबिटीज के लिए उनके पास आया तो बोलते कि मेरे पास तो 500 रुपये क्यों खर्चा करता है, उधर अपना डायबिटीज रिवर्सल सेंटर है, वहां पे आ जा, मैं ही बताने वाला हूँ, फ्री बताऊंगा। ऐसे अच्छे डॉक्टर्स भी तो हमारे कैंपेन में है सारे, बहुत सारे। तो उन्होंने वो करके देखा तो उनको फायदा हुआ और वो कन्विंस हो गए और सेंटर में वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं फ्री। तो ऐसे जो डॉक्टर मेरे सेंटर्स में जो भी डॉक्टर्स हैं वो सभी ऐसे ही हैं, सब वॉलंटियर, उन्होंने एक्सपीरियंस लेके इसलिए वो कन्विंस हो गए। जो रिसर्च मैंने आपको बताया है इसमें जो डॉक्टर्स है ये सब डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियंस है महाराष्ट्र के। अच्छा। और उनका ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला है, मैं उस स्टडी में नहीं था। तो रिसर्च है, लोगों ने समझना चाहिए। और ये मेरी एक इच्छा क्या है कि देखो, भारत जैसे देश में 12 करोड़ डायबिटीज को इलाज कौन करेगा, ट्रीटमेंट कौन देगा? मेटफॉर्मिन खाओगे तो 500 मिलीग्राम तो 300 रुपये लगेगा महीने को। और हमारे पॉपुलेशन में 70% फैमिलीज ऐसा है जिनका इनकम 5000 भी नहीं है महीने का। और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट करना तो अमेरिका, इंग्लैंड को भी पॉसिबल नहीं है, इतना कॉस्टली काम है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोच कर देखो कि मिडिल क्लास फैमिली में 55 साल का आदमी है, कमाने वाला, और डायबिटीज की वजह से उसका पैर काटना पड़ा और वो पलंग पे लेटा रहा और 15 साल जिंदा रहा, वो घर का क्या होगा? वो बिलो पॉवर्टी लाइन जाएगा घर। अब ऐसी सिचुएशन में मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति आपको ऐसी लाइफस्टाइल बोल रहा है जो फ्री है, जिसको डॉक्टर, मशीन, एक्सपर्ट, पाउडर कुछ नहीं लगता, इसको संस्कृति में सपोर्ट है। आयुर्वेद कहता है 2 काल भुंजित, 2 बार खाओ। वेदों में लिखा है 2 बार खाओगे तो उपवास का पुण्य मिलेगा। जैन रिलीजन में व्यासना नाम की कल्पना है। व्यासना का मतलब है बे आसन, बे मतलब 2, आसन मतलब बैठो, 2 बार बैठो, 2 बार खाओ। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को बोला मेरे जैसा हेल्दी रहना तो रात को मत खाओ, एक ही बार खाओ। योगी थे। संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा 1 बार खाओगे योगी, 2 बार खाओगे भोगी, 3 बार खाओगे रोगी। तो पूरे अपने कल्चर का, संतों का इसको सपोर्ट है। अब मॉडर्न मेडिसिन भी सपोर्ट करता है कि अगर आप फास्टिंग करोगे तो ऑटोफेजी होगी। ऑटोफेजी का मतलब क्या है?
कि अच्छे सेल्स कैंसर सेल को खाएंगे। इसके लिए नोबेल प्राइज मिला एक जापानीज साइंटिस्ट को 2016 में। राइट। तो अगर ये ऐसा तरीका है कि जो फ्री है और खुशी से कर सकते हो जिंदगी भर, तो मुझे लगता है कि एक जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है व्यक्ति, इन सभी का ये कर्तव्य है इस देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कि इसको करके देखना चाहिए। राइट। ये नहीं बोलता कि भरोसा रखना चाहिए, करके देखना चाहिए, और इसका नतीजा निकला तो भरोसा रखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि ये कैंपेन मेरा अकेले का, मेरे मेंटर डॉक्टर जिस्कार का, ये मेरे साथ काम करने वाले 150 जो कोऑर्डिनेटर्स, किसी उनको एक्सपेक्टेशन नहीं है जो फ्री काम करते हैं, इतने लोगों का नहीं है, ये पूरे देश का कैंपेन है। अभी यह अभियान जो है हम लगभग 43 कंट्रीज में पहुंचे दुनिया के, और हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं। राइट। डायरेक्टली कनेक्टेड जो फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम वगैरह माध्यम से, उनकी तादाद लगभग 4 लाख तक है। और उससे 100 गुना ज्यादा लोग मुझे मालूम है कि वो करते हैं। कहीं भी जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई मिल जाता है और कहता है कि सर मैंने आपका फॉलो किया, मेरा 10 किलो कम हो गया। ऐसा कहने वाले, और मैंने पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स में मैंने लेक्चर दिए। तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये कुछ जो स्टेट्स है इसमें काफी बड़ा रीच है, बहुत लोगों को मालूम है, वो करते हैं। अभी हमको नॉर्थ में जाना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उस एरिया में ज्यादा जाना है। अच्छा। तो अभी तो हर कंट्री में, जैसा मैंने कहा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेजर कंट्री जितने, वहाँ कोई ना कोई तो फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हमारे पास है। तो ये किस प्रकार से जा सकता है? तो एक तो लेक्चर्स ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, और मैंने तो काफी लेक्चर मैंने यूएस में भी लिया है, ऑस्ट्रेलिया में लिया है। आपके नाम पे सर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, राइट? हाँ, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ऐसा है कि मैंने 22 दिन में 5 साउथ इंडियन स्टेट्स में गया था, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 जो स्टेट्स है साउथ इंडियन, और मैंने 22 दिन में 40 लेक्चर दिए थे। ओह माय गॉड। और उसमें से 35 लेक्चर मैंने मेडिकल कॉलेज में दिए थे। अच्छा। तो इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कम्युनिटी यूएसए ने उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन बाय एन इंडिविजुअल करके उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया। इस साल में मैंने वैसे ही रिकॉर्ड बनाया था, एक 16 दिन में मैंने 25 लेक्चर लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया में जाके। लेकिन ठीक है, मतलब रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जिस भी मेडिकल कॉलेज में मैं गया, लेक्चर के बाद कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होकर उसने मुझे कहा है कि सर हमने आपको यूट्यूब पर देखा है और हमने किया है और इसका मुझे फायदा हुआ है। तो ये उड़ीसा में भी मिला है, केरला में भी मिला है, सब जगह पे मिला है। तो लोगों को मालूम तो है, लेकिन कैसा होता है कि डायबिटीज के पेशेंट को डर लगता है कि सर तो कहीं पता नहीं, यूट्यूब पे तो लेक्चर दे दिया, लेकिन मैं करूंगा और मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरी केयर कौन करने वाला है? तो इसलिए जैसा कि अभी पुणे के लोग हैं तो उनको तो मालूम है कि सेंटर में सर मिलेंगे, या नागपुर में है वहाँ डॉक्टर है, नासिक में, तो कॉन्फिडेंस आता है। राइट सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी कुछ एक्टिविटीज? व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्या होता है कि डायबिटीज वाले लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। ओके। तो क्या होता है, ग्रुप में आने के बाद उनको कोई सवाल है, समझो किसी को लगता है कि मैं ये ब्लैक टी ले सकता हूँ क्या, क्या मैं लौंग खा सकता हूँ क्या, तो ये ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं। तो ग्रुप में डालने का क्या होता है, ग्रुप में हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, तो उनको सवाल के जवाब मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो उनको सवाल डाला बाद में 2 दिन के बाद जवाब, ऐसे नहीं होता, उसको तुरंत जवाब मिल जाए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये व्हाट्सएप का वो एडवांटेज है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आने के बाद वो होता है। तो हमारा प्लान क्या है कि हमको लगता है कि डायबिटीज इतना डिजीज हर जगह पे है, तो हर सिटी में भारत के एक डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर हमारा शुरू होना चाहिए। ओके। तो उसके लिए एक मॉडल हम बनाने की सोच रहे हैं कि जिसमें मतलब हर जगह पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स होना मुमकिन नहीं है, और वो होने के लिए 10 साल 15 साल लग जाएंगे, लेकिन जल्दी करना है तो एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि हमारा कैंपेन तो फ्री है, लेकिन अगर आप कोई डॉक्टर हो और आप जबलपुर में हो और आपको लगता है कि ये लाइफस्टाइल का फायदा हो सकता है और आपने किया है, आपको फायदा हुआ, तो ऐसा मॉडल बनाने की सोच रहे हैं कि जिसमें टेक्नोलॉजी हमारी यूज होगी। ओके। सेंटर जॉइंटली चलेगा, लेकिन उस पेशेंट से आपको 200 रुपए लेना है, 500 रुपए लेना है, आप दो, क्योंकि मैं तो फ्री कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब डॉक्टर वो वही प्रैक्टिस करने वाला है तो फ्री करेगा तो वो कमाएगा क्या? सही बात। तो ऐसा मॉडल करने की सोच रहे हैं कि जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ वो डॉक्टर, फिर वो उसका क्लिनिक है, उसका खर्चा भी है, वो सब करेगा, और लोगों को अगर उनका डायबिटीज रेमिशन होने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि कोई 500-1000 रुपए देने के लिए कुछ मुसीबत होगी। सही बात। तो ऐसा मॉडल हम करने की सोच रहे हैं कि इसलिए क्या होगा, फिर ज्यादा लोग आएंगे, फिर
डॉक्टर्स का भी ट्रेनिंग करेंगे कि वो पुणे के मेरे सेंटर में आके 2-3 दिन रह सकते हैं, देख सकते हैं कैसे होता है, और फिर अपने अपने गांव में जाके कर भी सकते हैं। ऐसे कुछ 1-2 जगह पे हुआ भी है। अच्छा। लेकिन ये बड़ी मात्रा में करने की जरूरत है। ओके। और तो जब करेंगे ऐसे बड़ी मात्रा में तो काफी सारे लोगों को फायदा होगा। और लेक्चर के लिए भी अगर किसी को चाहिए कि लेक्चर, अब ये पॉडकास्ट में हम वो नंबर भी देंगे कि अगर किसी को लेक्चर चाहिए डॉक्टर्स के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, तो आप वो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो मेरे कोऑर्डिनेटर आ सकेंगे या मैं आ सकूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। और आपको खर्चा क्या आने वाला है उसमें, जहां भी आपका लेक्चर है वहां तक जाने आने के लिए खर्चा देना पड़ेगा, होटल में रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा और कुछ लगने वाला नहीं। सही बात है। तो लेकिन ये अप्रोच है। सही बात है। अब राजस्थान के आदमी को भी हम गाइड करते हैं, यूएस के आदमी को गाइड करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे काम चलता है ना। आपके रिपोर्ट आपने भेजे, आपका प्रिस्क्रिप्शन भेजा, तो मेरा कोऑर्डिनेटर आपको वो देखकर डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको गाइड करता है। तो सेंटर बनना जरूरी इसलिए कि जो एक्टिव डायबिटीज के पेशेंट है अभी, जिसका सिर्फ वजन बढ़ा है, वो तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ यूट्यूब देख के भी कर सकता है। लेकिन जिसको डायबिटीज है, मेडिसिन चालू है, तो उसको थोड़ा सा केयरफुली अंडर सुपरविजन करना पड़ेगा। राइट। इसलिए सेंटर्स बढ़ना जरूरी है। और इसके लिए भी कोई मदद करना चाहता है हमारी, क्योंकि क्या लगेगा उसको, जगह लगेगी, कोई एमडी डॉक्टर लगेगा, तो कोई ऐसे हो सकता है कि किसी की संस्था है, कि बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो वो अगर मदद करना चाहते हैं तो बड़ी खुशी की बात होगी कि हम उसमें उनके लिए काम करेंगे। राइट। और ये प्रोटोकॉल हमारा फॉलो करेंगे और उनका वहाँ का काम है वो करेंगे, ऐसे हो सकता है। आपका ये जो आगे का फ्यूचर का प्लान है बहुत ही बढ़िया है और जल्दी से जल्दी वो शुरू कीजिए। यानी बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो आपको जुड़ जाएंगे और उनको बहुत अच्छी तरह से आप डायबिटीज़ के बारे में, वेट लॉस के बारे में सलाह दे सकेंगे। सो थैंक यू, आप यहाँ आए और आपका कीमती वक्त और आपकी सोच, आपकी लाइफस्टाइल पूरी बताई, सिखाई। सो थैंक यू सो मच। मैं भी आपका आभारी हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों की तरफ जाने के लिए ये मौका मुझे दिया। धन्यवाद। थैंक यू। वाह, डायबिटीज और दीक्षित डाइट के बारे में मुझे तो बहुत जानकारी मिली और मेरी तरफ देखिए, मैं तो कल से ही ये लाइफस्टाइल शुरू करने वाला हूँ। आप कब से फॉलो करने वाले हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे व्हाट्स स्टूडियो के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और तब तक देखते रहिए व्हाट्सअप।